माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मुग़ल शासकों के बारे में। तो हमने इसकी पहली वीडियो जो है एक दिन पहले बना चुके हैं हम और आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ये दूसरा रहेगा मुग़ल शासकों का पार्ट। तो चलिए देखते हैं मुग़ल शासकों में क्या क्या किस प्रकार से बातें रहेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुग़ल सत्ता की शुरुआत कहाँ से होती है। एक ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद जो है वहाँ से दूसरी ओर बढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए मैंने जिस प्रकार से बात की थी आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत से हमने चीज़ें शुरू की थी। तो एक सेकंड थोड़ा सा मैप सही करेंगे और यहाँ पे जो है जैसा कि आपको पता है दिल्ली सल्तनत से हमने चीज़ें डिस्कस करना शुरू की थी। तो हमें पता है कि किस प्रकार से तुर्कों के आक्रमण भारत पर होते हैं। फिर 1206 से लेकर किस प्रकार से 1526 तक सल्तनत काल रहता है। उसके बाद 1526 में जो है बाबर भारत पर आक्रमण करता है। पानीपत का इब्राहिम लोदी के साथ पहला युद्ध होता है और उसके बाद जो है भारत में मुगलिया सत्ता की स्थापना होती है। मुगलिया सत्ता की काफ़ी विस्तार भी होता है। किस प्रकार से पानीपत का युद्ध हुआ, उसके बाद खानवा में उसको साम्राज्य मिला, खानवा के बाद चंदेरी और चंदेरी के बाद घाघरा में उसे साम्राज्य की प्राप्ति हुई। लेकिन 4 वर्ष का मात्र बाबर का शासनकाल था। 4 वर्ष में 1526 में बैठता है और 1530 में उसकी दिसंबर में मृत्यु हो जाती है। तो इन 4 वर्षों में साम्राज्य विस्तार ही कर पाया था, लेकिन उस रियासत को वो अच्छे तरीके से संगठित नहीं कर पाया था। ऐसे ही दौर में जो है चलकर उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठता है। खैर कुछ अपने दोषों की वजह से और कुछ अपनी अकुशलता की वजह से और कुछ जो है भाग्य के साथ ना देने के कारण अब हुमायूं जो है 1530 से लेकर 1540 तक गद्दी प्राप्त करता है पहली बार। लेकिन बाद में क्या होता है कि उससे भी योग्य व्यक्ति था एक, जिसे अफगान शासक के रूप में हमने देखा था, शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी जो है उससे गद्दी प्राप्त करता है और गद्दी प्राप्त करने के बाद जो है शेरशाह सूरी दिल्ली में अपनी रियासत को संगठित करने के लिए काफ़ी अच्छा प्रशासन व्यवस्था लागू करता है। लेकिन शेरशाह सूरी की भी वही कहानी रही जो सल्तनत काल के या प्राचीन काल से जो भारत में कहानी चलती आ रही थी कि एक योग्य सुल्तान के बाद, एक योग्य शासक के बाद जो है अयोग्य उत्तराधिकारी जिस प्रकार से आने लगते थे तो केंद्रीय सत्ता धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू कर देती थी। इसी क्रम में जो है आगे चलकर शेरशाह सूरी का जो है एक और उत्तराधिकारी हुआ आदिल शाह। आदिल शाह के समय तक आते आते रियासत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। तो रियासत कमज़ोर हुई। हुमायूं ने जो है ईरान के शाह के साथ मिलकर काफ़ी फ़ायदा उठाया इस चीज़ का और पुनः दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने में वो सफल रहा। 1555 में सरहिंदी के युद्ध के बाद उसने जो है दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। 1556 में 1 जनवरी 1556 को शेर मंडल दीन पनाह के अंदर जो शेर मंडल नामक की लाइब्रेरी थी वहाँ से फिसल कर उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। और लेनपुल का भी स्टेटमेंट हमने देखा था कि लड़खड़ाता हुआ कैरियर जो है अब यहाँ पे समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से जो है हुमायूं की मृत्यु होती है। लेकिन इसी बीच जो है अब दौर था वो अब भारत में एक ऐसे शासक का उदय होने वाला था जो ना पहले हुआ था कभी, ना आगे हुआ है आज तक। तो एक ऐसा शासक जिसे महान अकबर के नाम से जाना जाता था। अशोक के बाद शायद भारत भूमि ने इससे बेहतरीन शासक कभी नहीं देखा होगा। हालांकि अब जो है न्यू एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ चीज़ें परिवर्तित हुई है, लेकिन हम जो है अभी तक पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार बात कर रहे हैं। न्यू एनसीईआरटी आएगी, नए कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसके अनुसार देखेंगे कि किस प्रकार का ओवरव्यू रहेगा अकबर के ऊपर। लेकिन फिलहाल तो जो है द ग्रेट अकबर के नाम से जाना जाता है उन्हें। तो उसी प्रकार से उनकी व्याख्या भी हम करने वाले हैं क्योंकि भारतीय इतिहास में उन्हें वही स्थान प्राप्त है। तो देखते हैं किस प्रकार से। तो याद रखिएगा कि अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर। लेकिन उसको अकबर को थोड़ा डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा राजाओं के बारे में यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा पेपर के अकॉर्डिंग जो हमारे फैक्ट्स बन सकते हैं वो देख लेते हैं। तो बाबर जो है 1526 से लेकर 1530 तक बैठा। फिर हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556। फिर अकबर बैठता है 1556 से 1605। उसके बाद बैठेगा जहांगीर 1605 से लेकर 1627। फिर आएगा शाहजहां 1628 से 1658 और फिर 58 से 1707 तक औरंगजेब बैठता है। और औरंगजेब के समय के बाद जो है उत्तर मुगल आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि फिर औरंगजेब से भी अयोग्य उत्तराधिकारी आना शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे जो है रियासत या मुगलिया साम्राज्य जो 200 वर्षों में खड़ा हुआ था उसे धीरे धीरे इन शासकों के द्वारा, उत्तर मुगलों के द्वारा जो है डुबाना शुरू किया जाता है। और एक दिन ऐसा आता है 1857 का दिन था। 1857 में या कहें 1 नवंबर 1858 का वो दिन था जिस दिन भारत में मुगलिया सत्ता को सैद्धांतिक रूप से समाप्त कर क्राउन का
शासन भारत में स्थापित होता है। तो इसी क्रम में जो है खैर उस ओर नहीं जाएंगे, बहुत आगे हम आधुनिक भारत में वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल अकबर पर वापिस आते हैं और देखते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर 1542 से लेकर 1605, अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा और सबसे महान शासक था। जन्म इसका 15 अक्टूबर 1542 में हुआ। और एक और बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि ये सिर्फ ऐसे ही आनंदित होने के लिए ये फैक्ट ऐड नहीं किया गया है, बल्कि इसका एक तात्पर्य है, क्योंकि बाबर का 1483 में बाबर का जन्म हुआ था और ये चीज़ जो है टीजीटी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए जो है ये फैक्ट ऐड किया गया है कि हो सकता है जब बाबर की जन्म तिथि पूछी जा सकती है तो अकबर की क्यों नहीं, किसी और शासक की क्यों नहीं। तो याद रखिएगा जन्म तिथि पर हम थोड़ा फोकस करते हुए चलेंगे, खासकर उन शासकों का जो महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में, जिन्होंने एक अलग छाप अपनी छोड़ी है। तो इसी क्रम में देखेंगे तो 13 वर्ष की आयु 1556 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो होता क्या है कि अकबर के बारे में थोड़ी सी पृष्ठभूमि जो है इसके जन्म की बाद में जान लेते हैं। तो हुआ इस प्रकार कि जब दिल्ली और आगरा पर क्या होता है, शेरशाह सूरी का जो है आक्रमण होता है और शेरशाह सूरी के कब्जे में जो है दिल्ली और आगरा आ जाता है। उसके बाद हुमायूं जो है वहाँ से पलायन करता है। हुमायूं पलायन करता है, उसे शरण जो है राजस्थान का एक राणा वीर साल नाम से अमरकोट के एक राजा थे, उनके द्वारा जो है हुमायूं को शरण दी जाती है। इन्हीं के घर जो है अकबर का जन्म होता है। अकबर की माँ का नाम था हमीदा बेगम बानो, और बात की जाए तो हमीदा बानो के पिता का नाम था अकबर जामी, एक सूफी संत थे। और सूफी संत का काफ़ी, सूफी संत या सूफी मत का जो है काफ़ी प्रभाव जो है अकबर में, अकबर के विचारधारा में देखने को मिलता है। और तभी तो आगे चलकर उसने सुलह कुल जैसी नीति अपनाई। उसने एक विविधीकृत भारत पर एकता के या कहे एक सूत्र में पिरोकर उसने भारत पर बेहतरीन तरीके से शासन किया। तो उस जो है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं राजपूती घराने में जो उसका जन्म हुआ, वहाँ पे परवरिश हुई, कुछ वक्त उसने बिताया, उस प्रकार से जाना चीज़ों को, तो तब जाकर जो है काफ़ी प्रभाव उसके प्रारंभिक जीवन का आगे चलकर देखने को मिलता है। अब यहाँ से क्या होता है कि राजस्थान से सिंध की ओर जाते हैं और सिंध से ईरान चले जाते हैं, और फिर मौके का जो है हुमायूं वेट करने लगते हैं। और उसी क्रम में जो है आदिल शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, कमज़ोर शासक होता है। तो हुमायूं को एक मौका मिल जाता है अपने पैर फिर से जो है अपनी गद्दी प्राप्त करने का, और इसी क्रम में जो है वो दिल्ली पर आक्रमण करता है और गद्दी प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे जो है जब राज्याभिषेक हुआ तो पंजाब के कलानौर में जब हुमायूं की मृत्यु हुई, तो उसके बाद 14 फ़रवरी 1556 को जो है कलानौर पंजाब में उस समय जो है अकबर था, तो यहीं पे बैरम खां के द्वारा उसका जो है राज्याभिषेक कर लिया जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की घटनाएं कैसे रही अकबर के जीवन की। उसके बचपन में बैरम खान ने संरक्षक के रूप में शासन चलाया। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अकबर को समझने से पहले अकबर के जीवन को जो है 3 पार्ट्स में हम बांट के देख सकते हैं। एक, जब वो बैरम खां के नेतृत्व में था या संरक्षण में था, और दूसरा जब वो जो है पेटीकोट सरकार के संरक्षण में था। उसके बाद जो है स्वतंत्र शासक के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बैरम खां के नेतृत्व में, तो 1556 से लेकर 60 तक जो है बैरम खां का प्रभाव उसके ऊपर काफ़ी हद तक रहता है। फिर पेटीकोट सरकार आती है। पेटीकोट सरकार में अगर देखा जाए तो महामंगा का और उसके पुत्र आदम खां का काफ़ी प्रभाव रहता है अकबर के राजनीतिक निर्णयों में। यहाँ भी स्वतंत्र नहीं था, और ये जो है 1562 से लेकर मई 1562 तक की सारी चीज़ें रहेंगी। और उसके बाद आगे चलकर स्वतंत्र शासक के रूप में खुद को स्थापित करता है, और यहाँ पे 1562 से लेकर अपनी मृत्यु तक, और मृत्यु हुई थी 16 अक्टूबर 1605 को। तो यहाँ तक एक स्वतंत्र शासक के रूप में महानता को प्राप्त करता है। तो इसके बारे में अगले पॉइंट्स में देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ें रही। तो जैसा मैंने कहा कि उसका राज्याभिषेक कलानौर में हुआ, दिल्ली में अभी पहुंचा नहीं था। तो हेमू जो है यहाँ पे आदिल शाह जो है अपना एक गवर्नर भेजता है, हेमू। और हेमू जो है मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। द्वितीय पानीपत का उनके बीच युद्ध होता है, 1556 की ये बात है। अकबर ने हेमू को हराया, और इसी के बाद से जो है इस युद्ध से अकबर को दिल्ली और आगरा पुनः अधिकार मिल गया, जो हुमायूं के द्वारा कब्जे में पहले लाए जा चुके थे, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद पुनः उसके कब्जे में चले गए थे। अकबर ने 1560 में जो है बैरम खां का संरक्षकत्व समाप्त किया, और 18 वर्ष की आयु में स्वयं को
स्वयं शासन संभाल लिया। हालांकि यहाँ पे पेटीकोट का उसके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है और 20 वर्ष की आयु में ही वो स्वयं शासन संभालता है। आगे चलते हैं, हम पेटीकोट सरकार के बारे में जानते हैं। पेटीकोट सरकार के बारे में बात की जाए तो 1560 से लेकर 1562 तक अकबर महाअंगा और आदम खां के प्रभाव में रहा। यहाँ बात की जाए तो आदम खान, ये आदम खां वही है जो मेवाड़ पे जो है आक्रमण करता है, ये सॉरी मालवा पे जो है आक्रमण करता है और बाज बहादुर की जो प्रेमिका थी उसे उठाकर अपने दरबार में ले जाता है और बाद में वो आत्महत्या कर लेती है। वो सारी चीज़ें जो है इसी प्रकार इन्हीं से संबंधित थी। तो ये वही आदम था। तो आदम खान जो है काफ़ी मतलब, लेकिन जब मालवा उसने जीता तो उसके बाद वो वजीर पद की जो है अकबर से मांग करने लगा था और कुछ भ्रष्ट चेहरा भी जो है अकबर के सामने उसका आता है। तो अकबर अपने हाथों से उसकी हत्या जो है मतलब अपने छत से फेंक कर जो है उसकी हत्या कर देता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सी घटना रही। तो देखिए, अब एक राजा के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है या कोई शासक हो या कोई व्यक्ति हो, सभी के जो है जीवन के आयाम होते हैं कुछ। एक होता है राजनीतिक आयाम, एक होता है प्रशासनिक आयाम, आर्थिक आयाम, एक होता है सामाजिक आयाम, इसी क्रम में धार्मिक आयाम और फिर नैतिक या किसी प्रकार से वैज्ञानिक आयाम। ये सारे जो है ह्यूमन लाइफ के डायमेंशन होते हैं, ह्यूमन जीवन के डायमेंशन होते हैं। किसी का अपना राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसी प्रकार से आर्थिक सामाजिक चीज़ें होती है और इन्हीं को जो चीज़ें जो है, इन्हीं चीज़ों को जो प्रभावित करते हैं वही राज्य की नीतियाँ होती है। जैसे राजनीतिक जीवन में जो अकबर साम्राज्य विस्तार करेगा तो राज्य के भी कुछ राजनीतिक आयाम होंगे। तो साम्राज्य विस्तार सबसे बड़ा आयाम होता है। प्रशासन, कैसे उसने उस साम्राज्य को सुदृढ़ किया, वो हम चीज़ें जो है अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्थिक नीतियाँ कैसे रही, कैसे उसकी जो है आमदनी राज्य की होती थी और कैसे वो सशक्त होती चली गई। सामाजिक आयाम देखेंगे, कैसी उसकी समाज में जो है नीतियाँ रही। धार्मिक आयाम देखेंगे, धर्म में जजिया किस प्रकार से हटाएगा, तीर्थ यात्रा कर कब हटाएगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और एक जो है सहिष्णु शासक के रूप में स्वयं को स्थापित करेगा। सहिष्णु शासक ऐसा शासक जो किसी से जो है धर्म के नाम पर कहे तो भेदभाव नहीं करता या उनका सबको प्रजा को जो है एक समान दृष्टि से देखता है। तो वो सारी चीज़ें, हालांकि इसने अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ भी की थी जिसके कारण जो है इसे सहिष्णु मतलब शुरुआती स्टेज में नहीं कहा जा सकता। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी गलती है। और इसी प्रकार में देखते हैं सबसे पहले साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य विस्तार में कुछ महत्वपूर्ण साम्राज्य विस्तार जो आपके पेपर में आ सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो अपने साम्राज्य विस्तार करने के प्रयास में उसने विभिन्न प्रांतीय राज्यों को जीता। मेवाड़ का राजपूत राज्य जो है राणा उदय सिंह और उनके पुत्र राणा प्रताप के नेतृत्व में प्रबल प्रतिरोध करता रहा। अकबर ने जहां भी संभव हो सका राजपूतों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया और राजपूत शासकों को मुगल सेवा में सम्मिलित किया। उन्हें मुगल कुलीनों के समान दर्जा दिया, जिसमें देखा जाए तो भारमल की पुत्री हरखाबाई आमेर के राजपूत शासक से 1562 में जो है विवाह करके अकबर से उनका विवाह होता है और अपनी धर्मनिरपेक्ष नीति का वो प्रदर्शन करता है अकबर। उसके बाद फिर आता है, अधिकांश राजपूत राजाओं ने अकबर की श्रेष्ठता को स्वीकार किया, लेकिन राणा प्रताप और अमर सिंह, उनके पुत्र अमर सिंह जो है सिसोदिया राजपूत मेवाड़ के जो थे ने ऐसा नहीं किया। यानी कि जो प्रताप थे और अमर सिंह थे, इन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। खैर, यहाँ पे जो है थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना होगा। देखिए, था क्या, जब मुगलों का आक्रमण हुआ उस दौरान अगर बात की जाए तो भारत विभिन्न हिस्सों में बंटा था और सबसे इम्पोर्टेंट था ये वाला हिस्सा, जिसके ऊपर वाले हिस्से में जो है यहाँ पे राजस्थान वाला एरिया, यहाँ पे राजपूत थे और दक्षिण में जो है अलग शासक थे। और दक्षिण में जो था गुजरात था। तो गुजरात जो है एक बंदरगाह स्टेट था जहाँ से व्यापार का बहुत बड़े स्तर पर जो है लाभ लिया जा सकता था। तो पहला तो ये था। तो अगर गुजरात को जीतना था तो संभवतः राजपूतों को अपने पक्ष में करना पड़ता या जो है राजपूतों को जीतना पड़ता। लेकिन राजपूत एक ऐसी कौम थी उस समय की कि
उसके लिए युद्ध खेल मात्र था। वो युद्ध को इतना सीरियसली नहीं लेते थे। उनके लिए वो जैसे वर्तमान में हम क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए वो उसी प्रकार की चीज़ें थी। तो राजपूतों को हराना जो है इतना मतलब एक नामुमकिन टास्क था उस समय। तो राजपूतों को कंट्रोल करने के लिए या अपने अधीन लाने के लिए जो है राजपूतों से विवाह संबंध बनाना शुरू करता है। और जो राजा राजपूतों में उसका समर्थन स्वीकार नहीं करते या उसके अधीनता स्वीकार नहीं करते, वो अपना जो है इतिहास में नाम दर्ज करवा लेते हैं। वैसे ही उसी क्रम में जो है हल्दी घाटी का एक युद्ध होता है 1576 में, जिसमें राणा प्रताप और मान सिंह मुगल सेना के बीच ये युद्ध लड़ा गया। तो देखिए हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अगर हल्दी घाटी की बात की जाए तो ये जो है दो लोगों के बीच में लड़ा गया, एक था राणा प्रताप और दूसरे थे अकबर। इनके बीच जो है ये युद्ध लड़ा जाता है। अगर राणा प्रताप की बात की जाए तो हाकिम खां सूर, और अगर अकबर की ओर से बात की जाए तो मान सिंह। तो देखिए राजा हिंदू और अकबर जो है मुस्लिम राजा। यहाँ पे उसका सेनापति मुस्लिम और अकबर का सेनापति हिंदू। लेकिन हम लोग जो है देखिए राजनीति में अगर बात की जाए तो कभी भी हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिकता के आधार पर युद्ध नहीं होते हैं। उनके लिए युद्धों का सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी राज्य के हित कहाँ पर टकराते हैं एक दूसरे से, वो सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन ये आम लोगों के लिए होता है जहाँ संप्रदाय, जाति, धर्म इत्यादि चीज़ों पर जो है जनता को बड़ी आसानी से लड़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसा इस प्रकार जो है हल्दी घाटी का युद्ध जो है इस प्रकार की एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करता है कि कभी भी जो है युद्ध धर्म के आधार पर नहीं होता। होते हैं धर्म के आधार पर भी काफ़ी युद्ध हुए हैं, लेकिन हल्दी घाटी का जो युद्ध अगर बात की जाए तो वो धर्म के आधार पर कम से कम नहीं था। इसको धर्म के आधार वाला एंगल तो कभी देना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे बात की जाए तो मान सिंह जो है हिंदू सरदार और हाकिम खान सूर जो है मुस्लिम सरदार। और इस युद्ध में जो है राणा प्रताप की हार होती है और अकबर जो है इस युद्ध में विजयी होता है। और इसके बाद जो है राणा प्रताप चाबड़ में अपनी राजधानी स्थापित करते हैं और वहीं से शासन अपना संचालित करते हैं। एक छोटा सा जंगल वाला इलाका था। 1597 में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। और खैर भारत ने जो है या कहे उस समय राजपूतों ने अपना एक बहुत बड़ा हीरो खो दिया था। उसके बाद अगर बात की जाए तो राणा प्रताप जीत हुए, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और संघर्ष जारी रखा। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अकबर के प्रमुख अभियानों के बारे में बात की जाए तो राजस्थान अभियान, आमेर, जयपुर 1562। राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी। भारमल की बेटी जोधाबाई से ज़्यादा मैं कहूँगा कि जोधाबाई ये टीवी का नाम है, टीवी सीरियल में। यहाँ पे हरखाबाई अगर लिखा जाए तो ज़्यादा उचित है, हरखाबाई। आगे बढ़ते हैं। यह पहला महत्वपूर्ण राजपूत मुगल गठबंधन था। उसके बाद मेवाड़ 1567 से 1568। इसमें देखा जाए तो राणा उदय सिंह, ये हमने देखा चित्तौड़ का युद्ध। उसके बाद हल्दी घाटी के चित्तौड़ के युद्ध में जो है उदय सिंह और हल्दी घाटी के युद्ध में जो है राणा प्रताप के साथ चित्तौड़ की जो है संघर्ष होता है मुगलों के साथ। फिर आता है रणथंभौर 1569 में। मजबूत किले को जीतकर अकबर ने जो है रणनीतिक रूप से बड़ी विजय हासिल की। रणथंभौर में जो है कौन था शासक, तो रणथंभौर में शासक थे सुरजनहाड़ा। ये नाम आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है ये, सुरजनहाड़ा। अगले अभियान की ओर चलते हैं। गुजरात अभियान 1572 से लेकर 1573 तक। तो देखिए जिस प्रकार से मैंने आपसे बात की थी कि हमें जो है क्या देखना है, ये रहा भारत, राजपूत जीत लिए। अब जो है दिल्ली से मुगल चल पड़े गुजरात की ओर। क्यों? क्योंकि ये था एक व्यापारिक राज्य, और व्यापारिक राज्य प्राप्ति का सीधा सा मतलब होता है उसके बंदरगाह को प्राप्त करना, ताकि जो है वहाँ से अच्छे से व्यापार किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके और इकोनॉमी को अपनी बूस्ट किया जा सके। तो गुजरात जो है एक व्यापारिक और समुद्री मार्गों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। 1573 में अहमदाबाद, सूरत और अन्य क्षेत्र जो है अकबर के द्वारा जीत लिए जाते हैं। हालांकि यहाँ पे एक और चीज़ है कि गुजरात जो है 1571 में जब अकबर ने पहली बार आक्रमण किया था उस समय इसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अकबर जैसे ही आगरा या दिल्ली वापस पहुँचता है उसके बाद जो है
गुजरात में पुनः विद्रोह उठता है और अकबर जो है, गुजरात इतना इंपॉर्टेंट था कि अकबर मात्र 9 दिनों में वापिस जाकर गुजरात अभियान में जो है गुजरात को पुनः विजयी करके पुनः गुजरात पर कब्जा करने के बाद जो है वो वहाँ पे शांति स्थापित करता है और फिर जाकर आगरा वापिस आता है, दिल्ली वापिस आता है। तो इसी बीच आप देखोगे कि जो है अकबर के द्वारा 9 दिन में, मात्र 9 दिन में जो है दिल्ली से, उस समय जब यातायात इतना सुदृढ़ नहीं था, परिवहन की कोई खासा कहे तो कोई खासा संसाधन नहीं थे परिवहन के, लेकिन फिर भी 9 दिनों के भीतर, तो गुजरात की अपने आप में ये इम्पोर्टेंस दर्शाता है राज्य के लिए किस तरह से ये महत्वपूर्ण था। और इसी पे इतिहासकार हुए समित, जिन्होंने कहा था कि संसार के सबसे द्रुतगामी आक्रमणों में से एक था ये, या सबसे द्रुतगामी आक्रमण था। तो ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि मात्र 9 दिनों में दिल्ली से लेकर गुजरात तक की दूरी अगर कहे तय करना एक बहुत बड़ी बात थी उस समय में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने वहाँ एक शानदार विजय स्तंभ बनवाया, फतेहपुर में जो है एक शानदार विजय स्तंभ बनवाया था इसने अपनी जीत में। फिर आगे देखते हैं, बंगाल और उड़ीसा अभियान अगर बात की जाए तो 1574 से लेकर 76 तक बंगाल का अफगान शासक दाऊद खान करानी अकबर के अधीन नहीं था। 1576 में राजमहल के युद्ध में उसे हराया और बंगाल जो है मुगलों के अधीन आ गया। अब बंगाल की स्टोरी भी आप सुन लीजिएगा और आप अकबर की महानता का भी फिर इससे जो है किस प्रकार अंदाजा लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, बंगाल, बंगाल यहाँ पे दिल्ली और यहाँ पे बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत, जिसमें वर्तमान का बांग्लादेश, असम, हमारा पूर्वोत्तर भारत सब जो है उस समय के बंगाल जो प्रोविंस थी उसमें आता था, बंगाल प्रांत में आता था। तो दिल्ली से जो है बंगाल इतना दूर था कि किसी भी सल्तनत काल में अगर देखा जाए बलबन के बाद कोई भी शासक इसको प्रत्यक्ष रूप से या कठोरता से नियंत्रित करने में असफल रहा था। बंगाल को जो है अकबर के समय में, अकबर जो है अपने समय में जाकर कंट्रोल करता है। और आप अकबर की महानता का इस प्रकार से भी जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए, अकबर जब भारत की गद्दी पर बैठा तो 1398 के बाद सभी चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी थी लगभग। तैमूर लंग का आक्रमण होता है, उसके बाद राजपूत अलग, गुजरात अलग, खानदेश अलग, बहमनी, विजयनगर अलग, बांग्लादेश वाला इलाका जो यहाँ पे बंगाल प्रांत के रूप में आता है, जौनपुर अलग। तो इस प्रकार से भारत जो है बड़े हिस्से में बंटा हुआ था और इसको कंट्रोल करता है अकबर। यहाँ से देखिए 1398 से चीज़ें जो है बिखरी हुई है और 1556 या कहे 1560 से वो इसे समेटना शुरू करता है और बाद में चलकर आगे जाकर 1600 के आसपास जब वो अंतिम अपना अभियान असीरगढ़ पर करता है, असीरगढ़ के ऊपर करता है, तो उस समय जो है भारत का एक बड़ा हिस्सा, दक्षिण भारत के कुछ प्रांतों को छोड़ दिया जाए तो एक बड़ा हिस्सा उसके कंट्रोल में आ जाता है। तो इस प्रकार से भी आप जो है इसका मतलब एक सफल शासक होने का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार इसने जो है भारत को संगठित किया, कैसे उसने प्रशासनिक और राजनीतिक सूत्र में बांधने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था बंगाल के बारे में, तो बंगाल जो है बलबन के बाद से कोई शासक कंट्रोल नहीं कर पाया था, लेकिन अकबर ने एक ऐसी व्यवस्था जिसे जागीरदारी और मनसबदारी के नाम से जाना जाता है, उस व्यवस्था के माध्यम से बंगाल को इस प्रकार से कंट्रोल किया कि आगे औरंगजेब तक कभी बंगाल ने अलग होने की कोशिश भी नहीं की। फिर आगे जाकर वो मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में यहाँ पे बंगाल जो है नेतृत्व में आएगा, कंट्रोल में आएगा 1574 से लेकर 1576 के बीच में। और उसके बाद ऐसी व्यवस्था के बाद जो है 1717 या 1724-25 के आसपास वो मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में अलग होगा। तो मतलब 200, लगभग 200 साल मान के चलिए, 175 180 साल तक कि किस प्रकार की जो है संगठित व्यवस्था रही होगी, किस प्रकार का जो है इसकी मनसबदारी व्यवस्था जो है कितनी मजबूत रही होगी, ये अपने आप पे उसका उदाहरण है बंगाल का मुगलों के अधीन होना। उसके बाद चलते हैं काबुल और कंधार अभियान के बारे में। काबुल की बात की जाए तो 1581 में जो है काबुल मुगल सत्ता के अधीन आया था, 1581, और कंधार जो है 1595 में आया था। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। उसके बाद जो है आगे देखा जाए तो मध्य भारत में जो अभियान हुए तो मालवा और गोंडवाना। मालवा 1561 बाज बहादुर को हराया, तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ कि आदम खान किस प्रकार से बाज बहादुर को हराता है और बाद में जो है उसके प्रेमिका को अपने साथ ले जाता है और वो आत्महत्या कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखें तो गोंडवाना 1564, रानी दुर्गावती ने वीरता से युद्ध किया लेकिन पराजित हुई और वीर गति को प्राप्त हुई। तो रानी दुर्गावती के बारे में भी हम देखेंगे आगे। दक्षिण भारत के अभियानों के बारे में देखा जाए तो अकबर का अंतिम अभियान जो था दक्षिण भारत की ओर था, क्योंकि
उसने जो है राजपूत जीत लिए, गुजरात जीत लिया, जौनपुर वाला हिस्सा जीत लिया, बंगाल तक के क्षेत्र उसने जीत लिए। अब जो है विस्तार के लिए एक्चुअल में भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन जो है इसी प्रकार की है कुछ, कि भारत में साम्राज्य विस्तार दक्षिण की ओर करना मजबूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ जाता है हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत यहाँ पे कंधार आपने कंट्रोल कर लिया, कश्मीर, सिंध, पाकिस्तान वाला बड़ा हिस्सा, और उसके बाद बाकी सारे हिस्से आप कंट्रोल कर चुके हैं। अब आप जो है कश्मीर वैसे तो जो है शासकों के लिए या कहीं साम्राज्य के लिए नासूर माना जाता है, लेकिन कंट्रोल करना मजबूरी बन जाती है, क्योंकि कहीं भी जो है फिर साम्राज्य नहीं बचता। हिंदू कुश जो है एक प्राकृतिक बाउंड्री जो है बन जाती है। तो इसलिए जो है अब अकबर भी दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू करता है, और इसी क्रम में देखा जाए तो अकबर का अंतिम अभियान दक्षिण भारत की ओर रहा। 1591 से लेकर 1600 के बीच उसने अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा को निशाना बनाया। तो इसमें अगर आप देखें महत्वपूर्ण जो चीज़ें हम डिस्कस करें आपके साथ, तो इसमें कुछ चार उसने 4 अभियान किए थे, जिसमें पहला जो था खानदेश। खानदेश को उसने कब्जे में किया था, 1591 की बात है ये। उसके बाद जो है उसने दौलताबाद, ये वही दौलताबाद है मोहम्मद बिन तुगलक के समय वाला, 1599। उसके बाद जो अगला रहेगा अहमदनगर 1600 में, और अंतिम जो था असीरगढ़, असीरगढ़ 1601। और अकबर, अकबर का ये अंतिम अभियान था, ये याद रखिएगा आप। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन असीरगढ़ से आ सकता है। तो ये जो है 1591 से लेकर 1600 के बीच उसने अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा को निशाना बनाया। खैर फिर आता है चांद बीबी ने अहमदनगर जो है चांद बीबी से लिया था। चांद बीबी जो है उस समय शासिका थी वहाँ की, या संरक्षक थी राजा की। चांद बीबी ने अहमदनगर की बहादुरी से रक्षा की। 1600 में अहमदनगर मुगलों के अधीन आ गया, और 1601 में असीरगढ़। तो ये हमने देख लिया कि किस प्रकार से ये अंतिम जो है कब्जा किया हुआ क्षेत्र था अकबर का। उसके बाद देखा जाए तो इम्पोर्टेंट नगर, अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अकबर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए अकबर के बारे में देखा जाए तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था उसने। 1564 में तीर्थ यात्रा करके पीछे भी इस प्रकार की कहानी है कि अकबर जो है गंगा की ओर जब अपना विस्तार करने के लिए गया, तो वहाँ पे जो है सेना के द्वारा छोटा सा विद्रोह किया गया। और सेना से जब विद्रोह का कारण पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भाई हमें हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। तो सैलरी बढ़ाने का कारण जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब हम अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा करने जाते हैं, तो बनारस जाना था सेना को, तो वहाँ पे जो है हमें कर देना पड़ता था। तो वहीं राजा को समझ आता है ये चीज़ कि भाई किसी प्रकार से अपने देवता से मिलने के लिए या अपने ईश्वर के दर्शन करने के लिए किस प्रकार का कर, तो 1563 में जो है वो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देता है। 1564 में जजिया समाप्त कर देता है, एक गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक अपमानजनक जो है कर था, जिसके माध्यम से ये कहा जाता था कि आप जो है या तो मुस्लिम बन जाइए, या आप क्या कीजिए, आपको जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट उस राज्य में, क्योंकि मुस्लिम शासन था आपके ऊपर, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रक्षा जो है मुस्लिम शासक के द्वारा की जा रही है। तो जजिया भी समाप्त कर लेता है अकबर। और उसके बाद 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है, और फिर राजधानी बनती है। उसके बाद 1574 में मनसबदारी प्रणाली लागू की। तो हमने देखा कि कैसे बंगाल को कंट्रोल किया था इसके माध्यम से। फिर इबादत खाना का निर्माण किया गया। ये कुछ नहीं, इसकी छोटी सी संसद थी जहाँ ये सब प्रकार के धार्मिक गुरुओं को, पहले तो मुस्लिम धर्म के गुरुओं को बुलाया था इसने, और डिस्कस करता था कुछ चीज़ों पर, आत्मा क्या होती है, या देखा जाए जीव क्या होता है, ब्रह्मांड क्या है, किस प्रकार इसकी जो है उत्पत्ति हुई है, आत्मा जीव के संबंध क्या है, क्या ब्रह्मांड के बारे में कुछ अन्य चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि उत्सुक हो चुका था ये इन चीज़ों को जानने के लिए। तो इसने इबादत खाने की जो है इबादत खाने की स्थापना की थी, और प्रयास किया था कि उसकी जो उत्सुकता है या उसके मन में उठ रहे जो प्रश्न हैं उनके बारे में वो किसी प्रकार से कुछ ऐसी बातें प्राप्त कर सके ताकि उसको जो है उन प्रश्नों के उत्तर मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जब ऐसा नहीं होता मुस्लिम धर्म से, तो वो सभी धर्मों के लिए जो है 1578 में सभी धर्मों के लिए सभाएं आयोजित करना शुरू कर देता है। उसके बाद मजहर की घोषणा की, और देहसाला बंदोबस्त इसने शुरू किया था। एक और जब्ती प्रणाली भी अकबर के शासनकाल में राजस्व प्राप्ति का एक और महत्वपूर्ण जो है व्यवस्था थी राजस्व प्रणाली की। तो ये भी आप याद रखिएगा, राजस्व प्रणाली की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जिसे जब्ती प्रणाली के नाम से जाना जाता है।
और भी बहुत सारी ऐसी प्रणालियाँ थी, लेकिन हम इम्पोर्टेंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे आपसे। आगे चलते हैं। 1582 में दीन इलाही तौहीद इलाही एक इस प्रकार का धर्म, एक इस प्रकार की संस्कृति उसने जो है बनाने की कोशिश की, और कोशिश की कि जो भारत के पूर्व में देखा जाए तो किस प्रकार से भारत के पूर्व में जनजातीय समाज है, किस प्रकार से अफ़गान मुस्लिम संस्कृति वहाँ पे पनप रही थी बंगाल में, अफ़गानों के या कहें मुस्लिमों के नेतृत्व में। उसके बाद दक्षिण में देखा जाए तो द्रविडियन लोग थे। अगर गुजरात में देखा जाए तो गुजराती पारसी धर्म के लोग थे, और उसी प्रकार से राजपूत हिंदू धर्म से कंट्रोल, मध्य भारत हिंदू धर्म, उसके बाद पश्चिम में देखा जाए तो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ थी। और इन सभी संस्कृतियों को आपसी सूत्र में बांधने के लिए जिस प्रकार अशोक के द्वारा भारत में धर्म लाया गया था, उसी प्रकार अकबर भी कुछ वैसा ही दीन इलाही के रूप में जो है एक प्रयत्न करता है, लेकिन इसने उसको स्प्रेड करने के लिए कोई ज़्यादा कोशिश नहीं की थी। और ये मात्र मतलब व्यक्तिगत रूप पे कर लिया गया था कि अगर आप चाहें तो मान सकते हैं, अगर ना चाहे तो आपको मानना ये कंपल्सरी नहीं है। तो इस प्रकार से दीन इलाही या तौहीद इलाही जो है एक उस प्रकार की संस्कृति या धर्म विकसित करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अकबर जो है अब खुद को एक भगवान के रूप में स्थापित करना चाहता था। खैर, ये बातें विवाद की है, तो इनको जो है हम इतना डीप नहीं जाएंगे। कभी आपके साथ चर्चा हुई तो ज़रूर इन बातों पे थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है इतनी इम्पोर्टेंट ये बातें नहीं है। 1584 इलाही संवत नया कैलेंडर शुरू किया। 1587 इलाही गज जो है, अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से सिकंदरे गज शुरू हुआ था 32 अंक का। उसके बाद सिकंदरे गज ही चलता रहा कब तक, जब शेरशाह सूरी आया। और उसके बाद अकबर का भी 1587 तक सिकंदरे गज ही चल रहा था। उसी के माध्यम से जो है भूमि का मापन लिया जाता था। लेकिन अकबर के समय में जो है 1587 में इलाही गज शुरू होता है, और अकबर द्वारा निर्धारित ये नया मापदंड था। आगे देखते हैं दीन इलाही के बारे में। 1581 में अकबर ने एक नया धर्म दीन इलाही घोषित किया। यह धर्म हिंदू मुस्लिम इस्लाम जैन ईसाई धर्म जैसे विभिन्न धर्मों के मूल्यों के समन्वय पर आधारित था। तो हमने देखा कि एक ऐसी मिश्रित संस्कृति है, सब धर्मों से एक ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसे धर्म का विकास करता है जो जिसमें पूरा भारत या जो अलग अलग संस्कृतियां हैं, विविधता में जो भारत की एकता दिखती है, उस एकता को और सुदृढ़ करने में जो है, क्योंकि उस समय ऐसा एकता जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो एकता बनाए रखने के लिए विविध संस्कृतियों के बीच जो है वो इस प्रकार का एक कॉन्सेप्ट पेश करता है। तो ये चीज़ हमने आपके साथ डिस्कस की 1582 या 1581 के आसपास की ये बात है। इसके बाद बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को अपनाया था। अकबर द्वारा निर्मित कुछ स्थापत्य देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी, आगरा किला। देखिए यहाँ पे भी एक चीज़ है, लाल किला। इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर बात की जाए आगरा में, तो आगरा का जो लाल किला है वो अकबर के द्वारा बनाया गया है। और बात की जाए दिल्ली के लाल किले की, तो दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहाँ के समय बनाया गया था। तो ये जो है आप याद रखिएगा, और इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, लाहौर किला, ये सारे इसके स्थापत्य कार्य थे। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद किला, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, और हुमायूं के मकबरे के बारे में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि इसे पूर्ववर्ती क्या बोला जाता है, पूर्ववर्ती जो है ताजमहल की संज्ञा दी जाती है, कि ताजमहल से पूर्व का स्वरूप था ये, मतलब पहले। फिर आता है फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास स्थित है। कहा जाता है कि अकबर को लंबे समय तक संतान नहीं हुई। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती ने आशीर्वाद दिया, जिससे अकबर को पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम जो है सलीम या जहांगीर रखा गया। अकबर ने साहित्य, संगीत और चित्रकला, स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया। और याद रखिएगा इसी के समय में जो है एक और बात आप याद रखिएगा कि साहित्य में जो हिंदी साहित्य है उसी को, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल इसी के काल को कहा जाता है। तो ये भी जो है आप चीज़ याद रखिएगा। उसके दरबार में कई प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्हें नवरत्न की उपाधि दी जाती थी। अकबर के नवरत्नों में बात की जाए तो बीरबल उनमें से एक था। बीरबल के बारे में याद रखिएगा कि यूसुफ जाही जनजाति से लड़ते समय इसकी मृत्यु हो गई थी, तो याद रखिएगा। उसके बाद आता है तानसेन, इसे कंठाभरण बाणी विलास के नाम से जाना जाता है। कंठाभरण बाणी विलास, इसकी उपाधि दी गई थी इसे।
फिर अबुल फैज आता है। अबुल फैज एक बेहतरीन कमांडर या कहे एक बेहतरीन लेखक भी था इसके दरबार का। फिर फैज़ी आता है। राजा टोडरमल आता है। राजा टोडरमल जिन्होंने देहसाल प्रणाली शुरू की थी। राजा मानसिंह जो है इनके नवरत्नों में से एक थे, जिन्होंने जो है कहें तो अफ़गान में काफ़ी समय बिताया था। उसके बाद उड़ीसा में उन्होंने काफ़ी समय बिताया और सल्तनत रियासत को मजबूती दी थी। अब्दुल रहीम खाने खाना ये हम पढ़ चुके हैं। बाबर के समय में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो चीज़ें हुई थी। बाबर के समय में इन्होंने बाबरनामा, तुजुके बाबरी को बाबरनामा में पारसी भाषा में जो है अनुवाद किया था। मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुमाम जो है इनके नवरत्नों में शामिल थे। यहाँ पे अबुल फजल के बारे में आप एक पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि जो अबुल फजल थे, अबुल फजल के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी जो है दक्षिण में अभियान के दौरान या उसके बाद जो है इसकी हत्या जहांगीर के कहने पर जो है कि हम किसी गवर्नर के द्वारा जो है जहांगीर के कहने पर ये इसकी हत्या कर दी जाती है। फिर अगर अकबर के बारे में देखा जाए तो 16 अक्टूबर 1605 को मृत्यु हो जाती है आगरा में और दफनाया गया था इसे सिकंदराबाद आगरा के पास। तो देखिएगा कि अगर बात की जाए तो एकमात्र जो शासक था जिसे भारत के बाहर दफनाया गया था वो लाहौर में दफनाया गया था, रावी नदी के किनारे जहांगीर को दफनाया गया था। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो बाबर बाद में बेशक उसे जो है काबुल में ज़रूर दफनाया गया था, लेकिन उससे पहले जो है भारत में ही दफनाया गया था। और सभी जितने भी शासक हुए सबको जो है भारत में ही दफनाया गया था। उसके बाद जो है तो चलिए इस प्रकार से अकबर की कहानी रहती है। उसके बाद जो है जहांगीर की ओर बढ़ते हैं। तो जहांगीर जो है 1605 से लेकर 1627 तक 1569 में इसका जन्म होता है। पिता अकबर थे। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में सलीम जहांगीर मुगल सम्राट बनता है। और उसके बाद अगर शासन की विशेषता देखा जाए तो 12 आज्ञाएं इसने जारी की थी और अलग अलग प्रकार की थी। तो हमें वो चीज़ें याद नहीं रखनी है, तो आप इतना याद रखिएगा कि 12 आदेश जो जारी किए गए थे वो किससे संबंधित है, तो जहांगीर से संबंधित है। और जहांगीर को हम ऊपर से ही पढ़ेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट शासक नहीं था। हालांकि 1605 से लेकर 1627 22 वर्षों का जरूर इसका शासनकाल रहा था, लेकिन इतना कोई इंपॉर्टेंट मुझे तो नहीं लगता कि पेपर में ज़्यादा कुछ पूछा जा सकता है। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है वो है जहांगीर अदालत न्याय की जंजीर आगरा किले पर एक बड़ी सोने की जंजीर लगवाई ताकि कोई भी नागरिक सीधे बादशाह तक अपनी शिकायत पहुंचा सके। तो न्यायप्रिय शासक माना जाता है इसे। इसके बाद देखा जाए तो नूर जहाँ से विवाह होता है 1611 में। 1611 में बंगाल के शेर अफगान की विधवा, शेर अफगान का नाम याद रखिएगा कि अली कुली खान भी बोला जाता है इसे, या अली कुली खान ही जो है इसका मूल नाम था। अली कुली खान इसका मूल नाम था। और शेर अफगान की उपाधि जब शेर की हत्या जो है इसके द्वारा की गई थी, अली कुली खान के द्वारा, तो जहांगीर ने ही जो है इसे शेर अफगान की उपाधि दी थी। इसके बाद अगर बात की जाए उसे जो नूरजहाँ थी, मेहरुनिशा करके इनका नाम था पहले, तो उसे जो है नूरजहाँ की उपाधि दी थी। वह बनी उम, पदशाह बेगम और शासनकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माना जाता है कि जहांगीर को जहांगीर वास्तव में इतिहास में एक सम्मानजनक नाम दिलाने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल है नूरजहाँ का। इसके बाद देखा जाए सिक्के भी नूरजहाँ और जहांगीर के नाम से संयुक्त रूप से जारी किए। राजनीतिक विजय के बारे में अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण जो राजनीतिक विजय थी वो हम देखेंगे। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बन सकता है वो था 1615 राणा अमर सिंह से मेवाड़ ने समर्पण किया। 1620 कांगड़ा किले की जीत और अहमदनगर का कुछ भाग मुगलों को मिला जिसमें बालाघाट क्षेत्र प्राप्त था। तो ये हो गया। उसके बाद विद्रोह देखा जाए तो जहांगीर का पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया और पांचवें गुरु जो थे सिख गुरु अर्जुन देव जी, उन्होंने खुसरो को आशीर्वाद दिया था। इसके कारण जो है गुरु अर्जुन देव को 1606 में मृत्यु दंड दे दिया जाता है। एक्चुअल में जो खुसरो था इसके विद्रोह का कारण कोई और नहीं बल्कि अकबर ही था। अकबर के द्वारा ही पहले ये बातें होने लगी थी क्योंकि जहांगीर एक अय्याश टाइप का पुत्र था या अय्याशी में मगन एक व्यक्ति था। तो इसको जो है किसी प्रकार से शासन या सत्ता से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी राजा बनने की महत्वाकांक्षा जरूर रखता था। तो इसने जो है अकबर खुसरो को जो है राजा बनाना चाहता था और खुसरो की महत्वाकांक्षा भी जाग गई थी उसके कारण। तो फिर बाद में जो है जहांगीर के समय में विद्रोह हो गया था। खैर कहानी की ओर जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के अंतिम वर्षों में देखा जाए तो जहांगीर के पुत्र शाहजहां खुर्रम ने जो है 1622 से 25 के बीच विद्रोह किया। महाबत खान जहांगीर का सेनापति ने भी 1626 और 27 में विद्रोह किया।
तो इस प्रकार से विद्रोह होते हैं। अंग्रेज़ों के साथ संबंध देखा जाए तो 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनकर जो है दरबार में आए, लेकिन खैर परमिशन तो इनको मिल गई थी उसके उस समय माना जाता है, लेकिन जो है पुर्तगालियों का इतना प्रभाव था कि उस परमिशन को कैंसिल करवा दिया जाता है पुर्तगालियों के द्वारा। लेकिन उसके बाद स्वाली होल की लड़ाई होती है, उसमें जो है जहांगीर ब्रिटिशर जो है पुर्तगालियों को हरा देते हैं और जहांगीर भी कहीं न कहीं जो है अब अंग्रेज़ों का लोहा मानना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से फिर आगे चलकर 1613 में उनको सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी जाती है सर एडवर्ड जो टॉमस एडवर्ड थे उनके नेतृत्व में। और आगे देखा जाए तो 1615 में सर थॉमस रोज होते या टॉमस रोज होते राजा जेम्स प्रथम के दूत थे, तो जहांगीर के दरबार में आए, सूरत में व्यापार की अनुमति ली और बहुत सारी जगह पे इन्होंने जो है फैक्ट्रियाँ स्थापित करने के लिए जहांगीर से जो है मदद प्राप्त कर ली थी। कला और चित्र के विषय में देखा जाए तो चित्रकला जो है मुगल काल में स्वर्ण माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है, लेकिन चित्रकला सबसे ज़्यादा जो है जहांगीर के टाइम पे ही फ्लरिश हुई थी। इसमें अगर देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण इनके समय में जो बदलाव आए थे, एक तो वनस्पतियों का निर्माण होना शुरू हो गया था, पेंटिंग में जो मार्जिन थे वहाँ पे बॉर्डर बनना शुरू हो गए थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। आगे चल के देखेंगे उन चीज़ों को जब हम आर्ट एंड कल्चर का भी डिस्कस करेंगे इनका। फ़ारसी साहित्य, चित्रकला और स्थापत्य का संरक्षण हुआ। साहित्यिक योगदान में देखा जाए तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी फ़ारसी भाषा में लिखी थी। तो याद रखिएगा कि मुगल वंश के 2 ही लोग, अगर ग्रेट मुगल्स में देखा जाए तो 2 ही लोग थे। एक तो बाबर जिन्होंने तुजुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी और अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा उसे फ़ारसी भाषा में अनुवादित किया गया था बाबरनामा के नाम से। और दूसरा शासक था जहांगीर जिसने तुजुक-ए जहांगीरी लिखी थी और ये फ़ारसी भाषा में थी। जहांगीर के प्रमुख चित्रकारों के बारे में देख लेते हैं क्योंकि पेंटिंग बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई थी। तो अबुल हसन थे जहांगीर ने इन्हें नादिर उज जमा की उपाधि दी थी जिसका अर्थ था समय का अद्वितीय व्यक्ति। उसके बाद बिशन दास हो गए, उस्ताद मंसूर मनोहर और गोवर्धन जो है कुछ महत्वपूर्ण पेंटर थे। विशेषताएं जहांगीर की चित्रकला में प्राकृतिक दृश्य, पशु पक्षी, यथार्थ चित्रण पर अधिक बल दिया गया था। तो ये हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा अगर आपको याद रखना होगा तो अय्यारे दानिश नाम की एक किताब भी इसके समय में लिखी गई थी। अगर मृत्यु की बात की जाए तो 1627 में उसकी मृत्यु हुई, उसे लाहौर में दफनाया गया। जहांगीर द्वारा दो सपा और सिंह सपा सिंह अस्पा 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली शुरू की गई थी। यह प्रणाली जो है मनसबदारों की सैन्य क्षमता की स्पष्ट पहचान थी। तो आप सिर्फ सिंपल सा याद रखिएगा, इसमें डीप जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि 2 अस्पा और सी अस्पा नाम की जो प्रणाली है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो जहांगीर के द्वारा शुरू की गई थी। आपसे केवल इतना ही क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए, आगे देखा जाए तो खैर यहीं तक हम जो है जहांगीर के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। और इसके बारे में याद रखिएगा कि एक पूर्णतः श्वेत संगमरमर की पहली जो इमारत बनी थी वो नूरजहाँ के द्वारा अपने पिता इमाद उल मुल्क की बनवाई गई थी। या एक मिनट मैं इसका नाम जरा चेक कर लेता हूँ। इमाद उल मुल्क नहीं, इमाद उद दौला होगा। तो याद रखिएगा इमाद उद दौला की जो है श्वेत संगमरमर की पूर्णतः श्वेत संगमरमर की मुगल काल में बनने वाली पहली इमारत थी। और जहांगीर के मकबरे की बात की जाए, लाहौर में इन्हें दफनाया गया था और मकबरा जो है जहांगीर का भी नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। फिर आगे हम देखेंगे आगे वाली आने वाली वीडियो में कि किस प्रकार जो है शाहजहाँ अब शासक बनेगा और नूरजहाँ को 2 लाख की पेंशन देकर वो लाहौर की ओर रवाना कर देगा और शासन को अपने हाथ में ले लेगा। और उसके बाद जो है किस प्रकार से मुगल सल्तनत आगे बढ़ेगी वो सारी चीज़ें हम कल वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे।